चलिए जी, राम राम ने भाई। सब लोग कैसे हो? अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो? सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे किसके बारे में भैया? ठीक है, प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को ठीक है आगे लेके जाएंगे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सब लोग आ जाओ, शामिल हो जाओ। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद। जितने भी बच्चे तारीफ कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, और आप भी पढ़िए। ठीक है, आप भी पढ़िए, आप भी चीजों को रिवीजन कीजिए बार बार। प्रीवियस ईयर लगाइए। ठीक है, जो कि मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर को लगाइए, अच्छे से लगाइए, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, प्रीवियस ईयर को लगाइए। ठीक है जी, अभी तो हाँ डीपली पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, डीपली ही पढ़ा रहा हूं, आप चिंता ना करो। ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ठीक है हमारे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना का बेसिकली हमने आइडिया कहां से लिया, या आइडिया या कॉन्सेप्ट कहां से लिया? तो सर वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली? तो सर जो भाषा है हमने प्रस्तावना वाली, तो वो भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और हमारी प्रस्तावना पे जो प्रभाव है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है, वो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव है। ये बात हमने देख ली थी। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना से चार चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले शासन का स्रोत। ठीक है, तो जो शासन का स्रोत है वो जनता के हाथ में है। बात समझ में आ रही है? तो प्रस्तावना से चार चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पहली जानकारी जो हमें प्रस्तावना से मिलती है वो क्या? कि सर शासन का स्रोत। ठीक है, सबसे पहली जानकारी कि भैया जी शासन का स्रोत जो है वह किसमें निहित है ना? तो सबसे पहली जानकारी भैया जी क्या? शासन का स्रोत किसमें निहित है। ठीक है, द सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट, द सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट, या किसके नाम पर उस देश की शासन प्रणाली का संचालन किया जा रहा है। ठीक है जी, किसके नाम पर उस देश की शासन प्रणाली का संचालन किया जा रहा है, उस देश की शासन प्रणाली के केंद्र में कौन है। तो अगर हम ठीक है शासन के स्रोत के बारे में बात करें तो हमारी प्रस्तावना की जो सबसे पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इस बात से ठीक है जो हम भारत के लोग हैं ना, ये चीज स्पष्ट कर देती है कि भैया जी जो शासन का स्रोत है वह भारत की जनता में निहित है। ठीक है जी, तो शासन का स्रोत किसमें निहित है? शासन का स्रोत भारत की जनता में निहित है। और ये बात कंफर्म हो जाती है हमारी प्रस्तावना की सबसे पहली लाइन से, और सबसे पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है जी, तो ये बात तो क्लियर हो गई। भारत की जनता, तो भैया जी शासन का स्रोत किसमें निहित है? शासन का स्रोत भारत की जनता में निहित है। अच्छा, अब यहां से दूसरा प्रश्न बनता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह बनता है कि भाई हमारी जो शासन प्रणाली है, हमारी शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है ना? तो हमारी शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, यह प्रश्न बनता है। स्वरूप कैसा है हमारी शासन प्रणाली का? ठीक है, जब स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि हमारी शासन प्रणाली ठीक है किस तरह के ठीक है स्वरूप को धारण किए हुए हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो शासन प्रणाली का स्वरूप। अब इसके बाद भैया जी जो तीसरा पॉइंट है कि हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में भी हमको जानकारी प्रस्तावना से मिलती है। किसके बारे में? आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जानकारी ठीक है प्रस्तावना से मिलती है। तो जो
हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य हैं, हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य की जानकारी भी हमें अपने देश की प्रस्तावना से मिलती है। अब आदर्श एवं उद्देश्य में, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, स्वतंत्रता को उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है, ठीक है, जो देश के नागरिकों को न्याय देने का उद्देश्य है, जो देश के नागरिकों को समानता देने का उद्देश्य है, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, आपका राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये जो उद्देश्य है, अखंडता, साथ ही साथ और उद्देश्य क्या है, बंधुता, भाईचारा, भाईचारा, ठीक है। तो वो आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है भैया जी, ठीक है। तो किसी भी देश की प्रस्तावना जो है, किसी भी देश की प्रस्तावना से, ठीक है, चार चीजों के बारे में बड़ा इजीली पता लगाया जा सकता है। किसी भी देश की प्रस्तावना से, ठीक है, हम इन चार निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष यह है कि सर उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में शासन का स्रोत कौन है, सत्ता की समस्त शक्ति, ठीक है, किस में निहित है। तो हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन पढ़कर ही हमको कंफर्म हो जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लाइन है ना, हम भारत के लोग, ये बता देती है कि शासन का स्रोत भारत की जनता में निहित है। दूसरा, ठीक है, किसी भी देश की प्रस्तावना को पढ़कर ये सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश की शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है। तो जब आप अपने देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट अंदाजा लग जाएगा कि शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है और बोला गया है कि शासन प्रणाली के स्वरूप में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, इस तरह की शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता है, ठीक है, समाजवादी स्वरूप है, ठीक है, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष स्वरूप है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है, इस तरह का भी स्वरूप, ठीक है, हमारी राज्य व्यवस्था में, हमारी शासन व्यवस्था में निहित है। इसके बाद हमें अपने संविधान के आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब संविधान के आदर्श और उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो संविधान है ना, ठीक है, वो सबसे पहला उद्देश्य जो स्थापित करना चाहता है वो क्या, कि वो भाई भारत की जनता के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले उद्देश्य, सबसे पहला आदर्श या सबसे पहला उद्देश्य जो हमारे संविधान की प्रस्तावना ने, ठीक है, इंश्योर किया है कि भारत की जनता को, अपने देश की जनता को हम स्वतंत्रता उपलब्ध करवाएंगे। अब स्वतंत्रता, ठीक है, किस तरह से स्वतंत्रता या कौन कौन से आयामों से स्वतंत्रता, तो इसमें बोला गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सारे स्वतंत्रता वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। न्याय, ठीक है जी भैया जी, जब न्याय के बारे में बात करेंगे तो न्याय कैसा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो भारत की जनता को, ठीक है, हमारे देश का संविधान, ठीक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाएगा, आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाएगा, ठीक है जी, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। समानता, तो भैया जी समानता किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की। समानता किसकी, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, समानता, ठीक है, राष्ट्र की एकता व अखंडता और भाईचारे को बढ़ाने वाली, ठीक है, मतलब बंधुता। तो ये है हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य, ठीक है जी। तो जो आदर्श एवं उद्देश्य है भैया जी, वो आदर्श एवं उद्देश्य भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहां तक भी कोई इश्यू होगा, लेकिन हमें एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से समझना है, ठीक है। अब हमारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी कि जब हम इनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता, तो ये हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य है। आदर्श का मतलब क्या है, आदर्श एवं उद्देश्य का मतलब है, जैसे कि आपकी पॉलिटी की क्लास मैंने स्टार्ट की, ठीक है, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, मेरे उद्देश्य क्या है, आपको इस क्लास में संविधान की एक गहरी समझ विकसित कराना, साथ ही साथ न केवल संविधान की गहरी समझ बल्कि, ठीक है, वन डे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, इनफैक्ट आपका लोअर पीसीएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ तक के क्वेश्चंस को अब बड़ा इजीली कर पाओगे।
बड़ा इजीली। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जितना मैं पीसीएस में पढ़ाता हूं उतना ही मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक दो लेक्चर्स मैंने थोड़े से कम पढ़ाए, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करो, वो मैंने अपने हिसाब से, ठीक है, उतना ही मैंने करा दिया जितना कि मुझे कराना चाहिए था। ठीक है, बस उसमें मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ऐसा समझाया कि मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा, लेकिन धीरे 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 मैं चीजों को डिटेल लेता चला गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपसे बोल दो कि मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं तो आपको जो ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, और आपसे बोल दो कि नहीं नहीं मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा उतना ही देता हूं। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो कहने का आशय ये तो एक तो, और दूसरा क्या कि जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्स के पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके बनने लग जाए। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे आदर्श मतलब उद्देश्य है मेरे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य या राजनीतिक प्रणाली के आदर्श एवं उद्देश्यों में, ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य जो स्थापित करना है वो देश की जनता को स्वतंत्रता। ठीक है, क्या भैया जी? स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता किससे? तो स्वतंत्रता विचारों की, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है, न्याय, न्याय कैसा? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। समानता किसकी भैया जी? प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक, ध्यान रखना, समानता किसकी? समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, क्लियर करना इस बात को, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, न्याय किसका? कौन सा न्याय भैया जी? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, स्वतंत्रता विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, राष्ट्र की एकता व अखंडता और बंधुता। ठीक है, तो तीसरी चीज भैया जी जो हमें पता चलती है प्रस्तावना से, चौथा, किसी भी संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में जानकारी मिलती है। प्रस्तावना से किसी भी संविधान की लागू होने की तिथि के बारे में जानकारी मिलती है। तिथि, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ईसाई कैलेंडर में लागू होने की तिथि सबको पता है कि भाई जो हमारा संविधान लागू हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को। अब आप कहेंगे सर आप गलत बता रहे हो। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तो पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ है, लागू तो वह 26 जनवरी 1950 को हुआ है, तो इस बात को भी क्लियर कर लो। ठीक है, पूर्णतः लागू, ठीक है ना जी, पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरह से लागू, पूरी तरह से लागू। लेकिन अगर आप इन्फोर्स करने की बात करें ना, उसको लागू करने की बात करें, तो लागू होने में भी 4 प्रावधान उसके लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 में ही। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लेना कि 4 प्रावधान भैया जी लागू हो गए थे। कब? 4 प्रावधान लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही 4 प्रावधान लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से? चुनाव, अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट, इलेक्शन, इंटरिम पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, नागरिकता एंड, ठीक है, टेम्पोरेरी, ठीक है ना, अस्थायी, टेम्पोरेरी और ट्रांजैक्शनेबल, ठीक है, संक्रमणशील, संक्रमणशील उपबंध, उपबंध। ठीक है, इन 4 प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। तो लागू तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। अब विक्रम संवत में भी पूछा जाता है कि विक्रम संवत में हम इसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस दिन हमने संविधान के 4 प्रावधान लागू किए हैं, 4 प्रावधान लागू किए हैं। इसी दिन हमारा संविधान, ठीक है, पूर्णतः निर्मित भी हुआ है। मतलब जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से निर्मित हुआ उसी दिन हमने संविधान के प्रावधानों को लागू कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर पूछा क्या जाता है, सर पूर्णतः लागू, ठीक है, दूसरा क्या है, पूर्णतः निर्मित, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पूरी तरह से लागू, कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, पूर्णतः लागू कब किया गया? तो पूर्णतः लागू करने में आप लिखेंगे साहब ये जो पूर्णतः लागू किया गया था, ये पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, तो किताबों में जो वो बहुत बड़ी भ्रांतियां बनी हुई है, आप में से किसी ने किसी किताब में देखा भी होगा, यहां पे कई लोग मुझे बताएंगे भी, ज्ञान भी देंगे कि नहीं ऐसा है, हमने उसमें ऐसा पढ़ा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि देखो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान पूरी तरह से कंप्लीटली इनेक्टेड हुआ। ठीक है, तो आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, कंप्लीटली इनेक्टेड हुआ। ठीक है, पूरी तरह से निर्मित हुआ। तो हमने 4 प्रावधानों को उसी दिन लागू कर दिया था, चुनाव, नागरिकता, अंतरिम संसद, अस्थायी तथा संक्रमणशील प्रावधान। ठीक है भैया जी, तो 4 प्रावधान हमने लागू कर दिए थे। पहला चुनाव, दूसरा इंटरिम पार्लियामेंट, तीसरा नागरिकता,
चौथा अस्थायी और संकटवर्ती प्रावधान। लेकिन किसी वजह से हम पूरे संविधान को लागू करते हैं, कंप्लीटली उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके पीछे की भी मैं आपको कहानी बताऊंगा, आप चिंता ना करना। लेकिन इसके लिए, ठीक है, ये जो आपका 26 नवंबर 1949 है, ठीक है, इस दिन चूंकि लागू हुआ है, ठीक है, संविधान के लागू होने की तिथि हमको पता चल रही है प्रस्तावना से, तो वो 26 नवंबर 1949 है। तो जो 26 नवंबर 1949 है, इसके लिए जो विक्रम संवत में तारीख यूज की गई है, वह विक्रम संवत की तारीख है, ये ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, मिति मार्गशीर्ष, ये मैंने कल बता दिया है, ये कल बता दिया है, आज में एक, ठीक है, एक तरह का रिवीजन है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। विक्रमी, ठीक है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत में बोला गया है। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियस सी बात है, मोटा मोटी हमको चार चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, मोटा मोटी भैया जी हमको चार चीजें पता चलती हैं, ये बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है, चलिए, और वे चार चीजें कौन कौन सी? ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, वो चार चीजें कौन कौन सी, तो ये भी चीज मैंने आपको समझा। चलो, ठीक है, ये चार चीजें, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह के कोई भी दिक्कत होगा। अब यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले कि जो आदर्श एवं उद्देश्य, ठीक है, हमारे ठीक संविधान ने हमको सुझाए हैं, तो हम सबसे पहले उन आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लिखना मत, क्योंकि यूपीएसआई में लिखा नहीं जाएगा, केवल समझा जाएगा। यूपीएसआई में लिखा नहीं जाएगा, समझाया। अगर आप चाहते हैं तो साथ के साथ लिख भी सकते हैं, इफ यू वांट। ठीक है, देन यू राइट, ठीक है, साइमल्टेनियसली। लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लिखें। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लिखें इनको, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, और अब जबरदस्त लेक्चर की शुरुआत होने अब जा रही है। ठीक है जी, अब जा रही है, अभी तक तो रिवीजन था। सबसे पहले हम आते हैं किस पर? सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है, हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले आते हैं हम भैया जी हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य। हमारे संविधान का जो पहला उद्देश्य है वो है हमारे देश की जनता को, ठीक है, लिबर्टी देना, स्वतंत्रता देना। स्वतंत्रता किसकी? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की। अब सबसे पहली बात यह है कि सर विचार क्या होता है? विचार क्या होता है? विचार, ठीक है, मैं आपको विचार बताता हूं, ठीक है ना, और आनंद लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। अब देखो, इसका उद्देश्य जो है मेरा, वो आपको समझाना है, आप ये मत समझना, ठीक है, कि सर मजाक कर रहे हैं, समझाना उद्देश्य है। विचार का मतलब ये है कि आप लाइब्रेरी में अभी पढ़ रहे हैं बैठकर, मेरी बात समझना, अभी आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई हो रही है। आपको लगता है कि अरे यार मैं थक गया हूं पढ़ते पढ़ते, सुबह से पढ़ रहा हूं, और ये पॉलिटी वाला टीचर कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा देता है, चलो मैं चाय पी के आता हूं। आप लाइब्रेरी से बाहर निकले, आप चाय स्टॉल पे गए, वहां पे आपने बोला कि भैया जी ठीक एक चाय कर दीजिए और ये लीजिए 15 रुपया। 15 रुपए से कम की आज कोई चाय मिल ही नहीं रही होगी, है ना, तो 10-15 रुपए की मिलती होगी, तो आपने 15 रुपए दिए, ठीक है, आपने चाय ली, और चाय लेते ही जैसे आपने एक शिप मारा ही था, तभी आपकी नजर पड़ी एक चौराहे पर, और उस चौराहे पर एक बहुत खूबसूरत इंसान खड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ी, उस इंसान पर, वो कोई भी हो सकता है, जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आपने चाय की एक सिप मारी ही थी कि अचानक से जैसी आपकी निगाह उस पर पड़ी, तो उसे देखते ही आपके मन में, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है ना चलने लग गई। जैसे ही आपने उसे देखा तो आपके मन में, ठीक है, बहुत सारी उथल पुथल हुई, ठीक है। आपका जो थॉट प्रोसेस था, अचानक से आपका वो थॉट प्रोसेस एक्टिव हो गया। कईयों का मन करने लग गया होगा कि काश इससे मेरी शादी हो जाए, कईयों का ये मन करने लग गया होगा कि काश ये मेरी दोस्ती बन जाए, कई ये सोचने लग गए होंगे कि अभी जाता हूं बस इसको प्रपोज करके और बोल देता हूं कि पापा ये जो है, या मम्मी ये जो है, ठीक है, इस तरह से। या कईयों का इस तरह से भी लगा होगा कि अभी जाके इससे राखी बंधवा लूं, ठीक है, वो तो निर्भर करता है, ठीक है। मेरी बात समझना। तो मैं एक बॉलीवुड का गाना गाता हूं कि विचार क्या होता है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये विचार है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये विचार है, ठीक है। आपने देखा,
ठीक है, और देखने के उपरांत जो प्रतिक्रिया आपके मस्तिष्क में पैदा हुई उस चीज के लिए, वो विचार है। आपने उसको देखा, और जैसे ही आपने उसको देखा तो आपके मस्तिष्क में उसके प्रति जो संवेदनाएं आई, जो प्रतिक्रिया आई, ठीक है, वो विचार है। ठीक है, तो विचार बेसिकली क्या है? विचार है मस्तिष्क में उत्पन्न संवेदनाएं, वो विचार है। आप लिख सकते हैं विचारों को। ठीक है, मैं लिखाना चाहूं, अब आप चाहते कि मैं लिखाऊं, जबकि मुझे लगता है कि मैं ना लिखाऊं। ठीक है, आप इस तरह से लिख लेंगे। विचार क्या है? तो विचार होता है, ठीक है, विचार एक आंतरिक प्रोसेस है। मैं लिख ही देता हूं यार, क्योंकि फिर तुम लोग रात में टेलीग्राम ग्रुप में जो है ना फिर चिल्लाओगे, ये मास्टर ऐसा है, ये ऐसा है मास्टर। अच्छा एक बात बताओ, जो नेगेटिव बच्चे हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं? वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर कोई कह दिया है कि सर प्लीज ज्योग्राफी दिग्विजय सर से पढ़वाना, मतलब कोई बोल दे प्लीज ज्योग्राफी दिग्विजय सर से पढ़वाना, बेटा तुम ज्योग्राफी, ठीक है, कभी यूट्यूब पर सर्च कर लेना ज्योग्राफी भाई दिग्विजय सर, पता चल जाएगा ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे किसी ने लिख दी, ठीक है, तो लाइक उतने नहीं होंगे उस पर, उतने डिसलाइक होंगे। देखिए बच्चों को लग रहा होगा कि ये जो पॉलिटी पढ़ा रहा है, अगर ऐसे डीप और डिटेल इसमें ज्योग्राफी पढ़ा दी तो उनको क्या चाहिए? ठीक है, ये 4 पॉइंट और रट गए, 4 पॉइंट है भाई, बढ़िया। चलो ठीक है, जो भी है भैया। ठीक है, अब यहां पर देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति है देखी तैसी। ठीक है, मैं इसमें विश्वास करता हूं। ठीक है, आइए अब विचार के बारे में बात करेंगे। तो विचार क्या है? ठीक है, इट्स अ इंटरनल प्रोसेस, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है सर? ये एक इंटरनल प्रोसेस है। यह एक इंटरनल प्रोसेस है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि विचार क्या है कि आपके मस्तिष्क में, ठीक है, जो भी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं वही बेसिकली विचार होते हैं। आप समझ पा रही है? आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, दूसरा लेक्चर देखा होगा, या फिर आप मुझे इस तरह से बोलते हुए सुन रहे हैं, ठीक है, तो मेरे प्रति आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। आप समझ पा रही है? अगर मैं बहुत आदर्श वाली बातें करूंगा कि जैसे बच्चों गरीबों की सहायता करनी चाहिए, रोज सुबह सुबह जग के अपने मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए, जल्दी से नहाकर आपको ईश्वर के समक्ष, ठीक है, उनकी स्तुति करनी चाहिए, आपको ध्यान लगाना चाहिए। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई ट्रैफिक सिग्नल पे भिखारी है, कुछ है, तो आपको दान देना चाहिए, उसकी सहायता करनी। आप ठीक है ना, अपने मस्तिष्क में मेरे प्रति क्या छवि बना लोगे कि भाई साहब ये आदमी नहीं है, ये भगवान है। आजकल ऐसे ही तो किया जाता है। देखो सोशल मीडिया पे क्या है, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि बाकायदा विधिवत तरीके से, देखिए, एक फोटोग्राफर होता है, देखिए, जिसके पास कैमरा होता है, कैमरा पर्सन होता है, कैमरामैन होता है, फोटोग्राफर, जो भी कुछ आप कह लो, बाकायदा पूरी एक टीम होती है। और एक आदमी सोशल मीडिया पे, ठीक है, अपनी छवि, ठीक, बहुत चमकाने के लिए इस तरह के काम आपको करते हुए दिखाई देगा कि 4 गरीब, ठीक, बेचारे बैठे हुए हैं तो उनको दान दे रहा है। आप समझ आ रही है? तो बेचारे अपने फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो तलाश में, इस बात की आस में कि कोई आए और उनको कुछ दे जाए, और वो भाई साहब अपने, ठीक है, सोशल मीडिया का काम चमका रहे हैं। ठीक है, कैमरामैन के साथ आए, ठीक है, 4 चीजें उनको दान में दे दी, 4 केला दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ठीक है, बिस्किट दे दिए, ब्रेड दे दिए, सैंडविच दे दिए, जो भी दे दिए, अरे साहब बाबा, और सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिया कि प्लीज गरीबों की सहायता करें। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही करते रहते, ठीक है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो अब ये जो जितनी भी चीजें हो रही हैं, इन सबको देखकर, ठीक है, आपके मस्तिष्क में, ठीक, उस व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति, ठीक है, एक संवेदना उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसके प्रति एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, तो वो बेसिकली विचार है। अब विचार क्या है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये विचार है। क्लियर है? तो इसका तो इसमें लिख सकता हूं ना मैं, मस्तिष्क में उत्पन्न संवेदना, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये क्या है? विचार। अब विचार के बाद दूसरा होता है अभिव्यक्ति, जिसको आप कहते हैं एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति तुमने मुझसे लिखवा ही लिया। सच में तुम लोग इतने जुल्मी हो, इतना शोषण करते हो टीचर का, क्या बताऊं। अभिव्यक्ति है ना। अब तुमने उसको, देखिए, ऐसे चाय के शिप पीते पीते, देखिए, तुम चाय के शिप ले रहे थे प्यार प्यार से, और तुम, देखो, उसे देख रहे थे। देखो प्लीज अदरवाइज मत लेके जाना मेरी बात को, मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे, देखिए, मुझे एग्जाम्पल प्रयोग करने पड़ते। अगर यही कोई मैं फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल क्रिएट कर दो रूसो का,
या फिर ठीक है जॉर्ज मिल का या किसी का बेसिकली किसी दार्शनिक का कोई विचार रख दो तो तुम कहोगे कि यार पॉलिटी इसने इतना टफ बना दिया, तो इसलिए मैं ऐसे विचार रख रहा हूं। ठीक है, प्लीज अब यहां पर दोबारा से फोकस करो। तो तुम चाय पी रहे थे, लाइब्रेरी से बाहर निकले, तुम चाय पी रहे थे, तुम ठेले पे या बुक उस पे टी स्टॉल पे खड़े हुए थे और तुमने चौराहे पे उसको देखा, तो तुम्हारे मन में जो आया वो विचार था। अब वो विचार आ रहे हैं, तुमसे रुका नहीं गया। अब जब तुमसे रुका नहीं गया तो तुम उस व्यक्ति के पास पहुंचे, और जैसे तुम उसके पास पहुंचे तो तुमने पता है क्या किया, एक घुटना नीचे रखा और इस तरह से गुलाब का फूल पकड़ा दिया। बात समझ पा रही है? गुलाब का फूल पकड़ा दिया। तो जो आपके विचार थे, ठीक है, वो क्या थे? आपकी आंतरिक संवेदनाएं थी जो आपके मस्तिष्क में पैदा हुई। ठीक है, कि मेरा दोस्त बन जाए, या ये भविष्य में मेरा जीवन साथी बन जाए, या फिर जो भी कुछ है, ठीक है, जो भी है, और आपने उनकी अभिव्यक्ति कर डाली। आपने क्या कर डाली? उसकी अभिव्यक्ति कर डाली। तो बेटा अभिव्यक्ति भी समय पे करना बड़ा जरूरी होता है। कई बार पता क्या होता है, ऐसा होता है कि जो गली मोहल्ले के विचार होते हैं ना, ठीक है, अब मैं विचारी कहूंगा, जो गली मोहल्ले में उत्पन्न मस्तिष्क में संवेदनाएं जो विचार होते हैं ना, आमतौर पर उनको कोई बाहरी सरकारी नौकरी वाला ले जाता है। ये बात समझ गए? तो इसलिए उनकी अभिव्यक्ति होना भी बड़ा जरूरी होता है। तो एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, अभिव्यक्ति भी जरूरी है। तो आपने अभिव्यक्ति कर दी। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि आपने अपने विचारों को प्रकट कर दिया। तो अभिव्यक्ति बेसिकली क्या है? अभिव्यक्ति विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। ठीक है, तो इसलिए ये एक बाह्य प्रक्रिया है। अभिव्यक्ति क्या है मेरे प्यारे भैया जी? ये एक बाह्य प्रक्रिया है। इट्स अ एक्सटर्नल प्रोसेस। और मेरे प्यारे भैया जी मुझे माफ करना, ऐसे एग्जाम्पल मुझे देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए फिट बैठता है। लेकिन तुम्हें चाहिए ऐसे एग्जाम्पल्स। तो अभिव्यक्ति क्या है? बाह्य प्रक्रिया है। ठीक है, बाह्य प्रक्रिया, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं? अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है अभिव्यक्ति। विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, व्यक्त करने का माध्यम। व्यक्त करने का माध्यम, ठीक है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। इट्स अ मीडियम टू, ठीक है, एक्सप्रेस द आइडियाज। क्लियर है? ये विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, उसको हम क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति। ठीक है, तो आप बोलते हैं ना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आपको बता दिया जाता है कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, भाषण देना नहीं बेटा, अभिव्यक्ति का बहुत सारा मतलब होता है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आप वहां पे गए, और जैसे आप वहां पे गए, आपने चौराहे पर उस व्यक्ति को देखा, तो आपसे रहा ही नहीं गया, आप गुलाब का एक फूल लेके घुटनों के बल बैठ के और आपने ऐसे किया। बस भैया आप बोले नहीं, कुछ हो सकता है कि आप कुछ बोले ना हो, लेकिन फिर भी आपने अपने विचारों को तो व्यक्त कर दिया ना, गुलाब का फूल देख। बात समझ में आ रही है? तो अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति एक बाह्य प्रक्रिया है, एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, और ये बेसिकली विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ये विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। जो भी आप बोलते हैं वो बेसिकली अभिव्यक्ति कहलाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जरूरी नहीं कि अभिव्यक्ति बोल कर ही की जाए, ठीक है। अभी जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तो जो भी मेरे अंदर है ना, ठीक है, जो भी मेरे यहां पर है, ठीक है, जो मेरी थॉट में है यहां पर, ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ा लिखा अभी तक और यहां पर जो है ना स्टोर किया, तो उसे मैं, लेकिन अपने मुख के माध्यम से उच्चारित करके व्यक्त कर रहा हूं। तो मेरे विचार जो है ना, ठीक है, ये मेरे विचारों को, मेरी थॉट प्रोसेस को व्यक्त करने का माध्यम अभिव्यक्ति, तो ये बोलकर है, मैं बोलकर कर रहा हूं। अब जरूरी नहीं कि अभिव्यक्ति बोल कर ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं कि अभिव्यक्ति बोल कर ही हो। आप अभिव्यक्ति लिखकर भी कर सकते हो, जैसे आमतौर पर, ठीक है, आपके जमाने तो बेटा ये सोशल मीडिया वाले हो गए, हम अपने जमाने में जाएंगे। हालांकि हम भी इतने पुराने नहीं है, लेकिन हमारे जमाने में चलता था। हमारे जमाने में हमारी क्लास थी क्लास 12th डी, ठीक है, और मैं पढ़ा हूं सूरजभान में। सूरजभान शिकारपुर में है, सरस्वती विद्या मंदिर, और बुलंद सर का उस समय सबसे टॉप स्कूल था वो, ठीक है। उस स्कूल से बेसिकली टॉपर निकलते थे। तो 12th डी में मैं था। तो 12th डी में मुझे अभी तक पता है कि एक लड़का था जिसका नाम था आकाश, ठीक है, और एक लड़की थी जिसका नाम था प्रियंका। बात समझ में आ रही है? तो प्रियंका अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखकर आकाश के लिए करती है, मतलब उल्टा हुआ है, ठीक है, उल्टा हुआ था। हम भी शौक थे कि बताइए ये उल्टा कैसे हो गया। तो प्रियंका क्या करती है? प्रियंका अपने विचारों को
विचारों को लिखकर व्यक्त करती है, व्यक्त करती है, व्यक्त करती है। ठीक है, तो प्रियंका अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करती है किसके प्रति? आकाश के प्रति। तो प्रियंका के मन में आकाश के प्रति जो विचार है, प्रियंका के मन में आकाश के प्रति जो विचार है, तो आकाश के प्रति भी अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करती है, विचारों को लिखकर प्रकट करती है। बेटा तब फोन नहीं हुआ करता था, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था। आज तो आप इंस्टाग्राम की आईडी मांग लेते हो कि इंस्टाग्राम की आईडी बताना प्लीज, और फिर उसके बाद आप लंबा सा मैसेज लिख देते हो। हमारे जमाने में देखिए ये चला करता था, हालांकि हम भी इतने पुराने जमाने के नहीं है, लेकिन फिर भी चला यही करता था। ठीक है, तो विचारों को लिखकर व्यक्त करती है आकाश के प्रति अपने विचारों को। ठीक है ना, अब वो विचार प्रियंका के आकाश के पास जाते हैं। अब जब वो विचार जो है प्रियंका के आकाश के लिए जाते हैं, आकाश के प्रति जाते हैं, लड़के लड़के होते हैं। अगर ये उल्टा होता, अगर आकाश अपने विचारों को प्रियंका के प्रति प्रकट करता, अगर आकाश अपने विचारों को प्रियंका के प्रति प्रकट करता लिखकर एक पत्र के माध्यम से, उस पत्र को ऐसे ही कुछ लेटर बोलते थे। देखिए आमतौर पर ये लेटर इंटर कॉलेजों में बड़े प्रचलित होते थे। ठीक है, डैश लेटर करके उनको बोलते थे। तो अगर आकाश प्रियंका को वो लेटर लिखता तो वो कभी किसी को पता नहीं चल पाता। अगर प्रियंका को एक्सेप्ट होता तो भी ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं होता ठीक है तो भी ठीक था। एक्सेप्ट नहीं होता तो प्रियंका ज्यादा से ज्यादा ठीक है अपने क्लास के टीचर को अपने घर पे बता देती, और एक्सेप्ट होता तो प्रियंका के अलावा ये बात किसी को नहीं पता चल पाती। लेकिन उल्टा हुआ कि प्रियंका ने अपने विचारों को आकाश के प्रति व्यक्त किया पत्र के माध्यम से लिखकर, और आकाश ने वो पूरी क्लास के लड़कों को बता दिया कि भाई ये वाली बात है। बात समझ में आ रही है? और ये बात सबको पता चल गई। अब जब ये बात सबको पता चल गई तो सब प्रियंका से यही बोलते थे कि प्रियंका हमने क्या करा भी थी, और आकाश में ऐसा क्या अच्छा था। कुल मिलाकर मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता, एक हंसी मजाक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए कहने का आशय यह है कि अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति का साधन कुछ भी हो सकता है। यह बात आप ध्यान रखना, अभिव्यक्ति का साधन कुछ भी हो सकता है। आप ठीक है लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, आप बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लिखकर और बोलकर, तो मैं दोनों तरह से अभिव्यक्त कर रहा हूं। मैं लिखकर भी अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं बोलकर भी अभिव्यक्त कर रहा हूं। ठीक है, एक टीचर बेटा ऐसे ही करता है, एक टीचर लिखकर भी करता है और एक टीचर भैया जी कैसे करता है, बोलकर भी करता है। तो मैं दोनों ही तरह से कर रहा हूं, मैं लिखकर भी कर रहा हूं, मैं बोलकर भी कर रहा हूं, साधन दोनों है। साथ ही साथ इसके अलावा हो सकता है कि मैं ना लिखूं ना बोलूं। ठीक है, ऐसे तुम मेरे सामने खड़े और मैं ऐसे करूं तो मैं देख देख के, बात समझ में आ रही है? तो भैया जी अभिव्यक्ति का साधन संकेत भी हो सकते हैं, इशारे भी हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 17 सेकंड से ज्यादा अगर तुम किसी को ठीक है बिना पलक झपके देखते हो ना, उसने उस पर आपत्ति दर्ज कर ली तो यह भी एक गुनाह है। अगर आप किसी को ऐसे देखे ही जा रहे हो ठीक है, और आपने पलके तक नहीं झपकाई और लगातार आप कंटिन्यूअसली इसको देख रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ ईव टीजिंग। ठीक है, ये भी एक प्रकार के शोषण के अंतर्गत आता है और ये भी क्राइम है, आपको सजा हो सकती है भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड का ध्यान रखना आगे से, क्लियर है? टाइमर लगा लेना, बस 17 सेकंड से ज्यादा ना हो पाए। चलो वो हंसी मजाक का माध्यम है, लेकिन ऐसा करना ही क्यों है? ठीक है ना, हम वास्तव में ठीक है अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति सहज नहीं है तो हम उसे नहीं देख सकते। आप ये चीज खुद पर अप्लाई करो कि अगर आप सहज नहीं है और कोई आपको लगातार घूरे जा रहा है तो आपको कितना कष्ट पहुंचेगा। ठीक है, आप बिल्कुल असहज हो जाएंगे। आप नहीं चाहते कि वो व्यक्ति, फला व्यक्ति मुझे देखे, और फिर भी वो आपको देखे जा रहा है तो वहां पर आपको आपत्ति होगी। तो सेम आप ऐसे ही सोचोगे, जब आप बिना किसी की अनुमति के उसको लगातार देखते हैं, उसको लगातार घूरते हैं, तो उसको कितना कष्ट होता होगा। बात समझ पा रही है? तो इस बात को प्लीज इंश्योर करो। ठीक है, घूरना, लगातार ताड़ना, ठीक है ना, पलक ना झपकना, ठीक है, ये बहुत गलत बात होती है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? तो लिखकर बोलकर संकेतों में, ठीक है, या फिर साधन कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग बना के, ठीक है, कुछ भी करके, दिल बना के, जिप बना के, बो बना के, ऐसे मुक्का बना के भी अभिव्यक्त कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे तुम मेरे दुश्मन हो, बस समझिए, और हमारे बीच में बहुत शत्रुता है, हो सकता है कि मैं ना लिखूं ना कुछ बोलूं और ऐसा मुक्का बना दूं, यूं करके यूं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का आशय यह है, देखिए साधन कुछ भी हो सकता है, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता चल गई होगी। क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू नहीं। तो विचार, अभिव्यक्ति। अब हम आते हैं विश्वास। ठीक है,
विश्वास, धर्म और उपासना, मैं इनको एक साथ बताऊंगा। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास मीन्स फेथ, धर्म मीन्स रिलीजन, और उपासना मतलब वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप। ठीक है, 1 सेकंड का समय देंगे, तब तक हम पानी ग्रहण कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आइए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप विश्वास, फेथ। ठीक है, प्लीज इसको आप समझेंगे। ठीक है, और इस पर अब हम ठीक है थोड़ा सा ठीक है फास्ट चलते हैं, है ना जी। चलिए, अब यहां पर हमारी चर्चा होगी भैया जी किसके बारे में? चर्चा होगी हमारी विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में। विश्वास, देखिए मेरी बात आप समझे। ठीक है, जैसे धर्म, यहां पर रिलीजन, पहले रिलीजन पे आओ, धर्म पे आओ। अब जैसे धर्म क्या होता है आमतौर पर, तो धर्म को माना जाता है कि एक ऐसा ठीक संप्रदाय, मेरी बात समझना, एक ऐसा संप्रदाय, ठीक है, आप जिसकी मान्यताओं में विश्वास करते हैं। ठीक है, धर्म बेसिकली क्या है? धर्म का मतलब ये होता है, देखो एक बात समझना, धर्म का मतलब क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर रिलीजन का मतलब होता है बेसिकली संप्रदाय आपका। ठीक है, तो संप्रदाय का मतलब क्या है? संप्रदाय का मतलब है कि आप ठीक है ना उस संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करते हैं, उस संप्रदाय की मान्यताओं में आप विश्वास करते हैं। ठीक है ना, उस संप्रदाय के आधार पर जो भी आराध्य होते हैं आप उनकी स्तुति करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और ठीक है ना उसके जो भी धार्मिक आचरण है उन धार्मिक आचरणों को आप स्वीकार करते हैं। ठीक है, उस धर्म के द्वारा बतलाए गए जो भी कर्तव्य हैं आप उनको पूरा करते हैं। ठीक है, तो वो धर्म होता है। धर्म आमतौर पर कर्तव्यों का पालन है। ठीक है, लेकिन धर्म कर्तव्यों का पालन तो है, क्लियर है, धर्म कर्तव्यों का पालन है, लेकिन यहां पर धर्म का मतलब क्या है? रिलीजन से है, मतलब संप्रदाय से है। देखो मेरी बात समझना, अब यहां पर धर्म वर्सेस संप्रदाय का भी ठीक है एक बहुत बड़ा वो है, ठीक है, संघर्ष है। मैं आपको समझाता हूं, धर्म वर्सेस संप्रदाय। इसको आप समझना, संप्रदाय। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी सीरियस चर्चा होगी। ठीक है प्लीज, अब यहां पे जो धर्म होता है ना, रिलीजन, धर्म का मतलब है, धर्म का मतलब है पंथ। ठीक है, धर्म का मतलब क्या है? बेसिकली एक पंथ। ठीक है, पंथ मीन्स एक धार्मिक विचार। सॉरी 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 सॉरी, संप्रदाय का मतलब होता है पंथ। सॉरी सॉरी, माफ करना, संप्रदाय का मतलब होता है पंथ, माफ करना, पंथ। पंथ का मीन्स एक धार्मिक विचार, एक धार्मिक विचार। बात समझ में आ रही है ना? बोलो ये बात क्लियर हो रही है ना? तो मैं संप्रदाय वर्सेस ठीक है धर्म की बात आपको बता रहा हूं, शायद आपने आज से पहले ना कभी सुनी होगी ना कभी समझी होगी। मैं संप्रदाय वर्सेस धर्म की बात बता रहा हूं। तो संप्रदाय का मतलब एक पंथ, एक पंथ का मतलब धार्मिक विचार, धार्मिक विचार। एक पंथ का मतलब क्या? एक पंथ का मतलब धार्मिक विचार। अब ऐसा धार्मिक विचार जिसकी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, जिसकी अपनी क्या होती हैं? धार्मिक मान्यताएं होती हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? तो देखिए संप्रदाय का मतलब एक ऐसा पंथ है भैया जी, एक ऐसा धार्मिक विचार है जिसकी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ जिनके अपने धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, जिनकी अपनी धार्मिक संस्कृति होती है, संस्कृति होती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर पंथ है, ये संप्रदाय है। ठीक है, जिसे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन
ये सभी बेसिकली संप्रदाय हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसे पंथ हैं जिनका अपना एक धार्मिक विश्वास है, इनके अपने धार्मिक विचार हैं, इनका अपना धार्मिक विश्वास है, इनकी रीति रिवाज है, इनकी संस्कृति है। ठीक है, चलिए अब धर्म का मतलब क्या होता है सर? धर्म का मतलब होता है आमतौर पर कर्तव्यों का पालन। ठीक है, यहां पर जब भी कभी धर्म कहा जाएगा तो यहां पर धर्म का मतलब क्या होगा? धर्म का मतलब होगा सर कर्तव्यों का पालन। कर्तव्यों का पालन, धर्म का मतलब पालन, धर्म। ठीक है, अब धर्म जो है ना वो कर्तव्यों का पालन है, लेकिन यहां पर ये जो धर्म है रिलीजन, इसका मतलब जो है वो संप्रदाय से है। यहां पर धर्म का आशय भैया जी किससे है? यहां पर धर्म का आशय संप्रदाय से है। यहां पर धर्म का आशय कर्तव्यों के पालन से नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां पर धर्म का आशय कर्तव्यों के पालन से नहीं है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं। संस्कृति, ऐसे अच्छे से लिखता हूं, संस्कृति, संस्कृति। ठीक है, अच्छा, कर्तव्यों के पालन से है। अब जैसे आपने सुना होगा कि साहब क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म का मतलब क्या है कि क्षत्रिय बेसिकली, ठीक है ना, क्षत्रिय धर्म अगर बोला जाए तो एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो ठीक है क्षत्रित्व की रक्षा करता है। बेसिकली कहने का आशय है जो ठीक है कर्तव्य का पालन कर रहा है एज अ क्षत्रिय, मतलब ठीक है जो लोगों की रक्षा करता है, लोगों पर परोपकार करता है, उपकार करता है, ऐसे। जैसे शिक्षक धर्म, शिक्षक धर्म, शिक्षक धर्म का क्या है भैया जी? जो खुद अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, ठीक है, बच्चों की समस्याओं को दूर करता है, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। ठीक है, इस तरह का भैया जी वो शिक्षक धर्म हो गया। मातृधर्म, मातृधर्म का मतलब क्या? ठीक है ना, जो आपको एक लाड करती हैं, जो आपका पालन पोषण करती हैं, जो आपको प्यार करती हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो वो मातृत्व है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है पिता धर्म, पिता का धर्म क्या है? ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर आप समझ रहे हो ना? तो धर्म का आशय क्या है? कर्तव्यों का पालन। तो धर्म वर्सेस संप्रदाय, तो ये जो धर्म है ना, धर्म ये ठीक है संप्रदाय है, ये रिलीजन है। ये क्या है? ये रिलीजन है, ये संप्रदाय है। अब जैसे मान के चलिए कि मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं कि मैं संप्रदाय, मेरा संप्रदाय क्या है? हिंदू या सनातन। सनातन मेरा संप्रदाय ये है, हिंदू या सनातन। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई धर्म का मतलब क्या है? तो हिंदू या सनातन। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कोई मुस्लिम भी हो, कोई ईसाई भी हो, ठीक है ना, और कोई ठीक है सिख भी हो, कोई बौद्ध भी हो, कोई जैन भी हो। ठीक है, तो वो आपके संप्रदाय है, वही धर्म है। अच्छा, अब मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूं, मेरी बात समझना। अब मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूं, तो हिंदू धर्म में ठीक है मेरी उपासना पद्धति क्या है? उपासना पद्धति का मतलब क्या है? उपासना पद्धति, अब यहां पे उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब होता है कि मेरी पूजा पद्धति, पूजा पद्धति। उपासना का मतलब है मेरी पूजा पद्धति। ये बात आ रही है ना समझ में? तो मैं हिंदू धर्म, ठीक है, मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूं, ठीक है ना, आई एम टू प्राउड ऑफ हिंदू। ठीक है, अब मेरी पूजा पद्धति क्या है? मैं किस प्रकार की पूजा पद्धति को स्वीकार करता हूं? ठीक है, तो प्राउड टू बी हिंदू हूं। ठीक है, लेकिन अब मेरी पूजा पद्धति कैसी है कि मैं किस ईश्वर को मानता हूं? ठीक है, मैं हिंदू धर्म में ठीक है भोले जी को मानता हूं, हनुमान जी को मानता हूं, ठीक है, या मैं अपनी मैया को मानता हूं, किसको मानता हूं मैं? ठीक है ना, मैं दुर्गा माता को मानता हूं या फिर मैं किन को मानता हूं? तो वो मेरी पूजा पद्धति है। ठीक है जी, पूजा पद्धति। ठीक है, और हिंदू ऑब्लिक सनातन क्या हो गया? मेरा धर्म। अब विश्वास, ठीक है, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है कि उस धर्म के धार्मिक तौर तरीके, उस धर्म के धार्मिक तौर तरीके, धार्मिक तौर तरीके, वो विश्वास है। ठीक है, उस धर्म के रीति रिवाज विश्वास है। बस समझ गए? उस धर्म के धार्मिक तौर तरीके, उस धर्म के रीति रिवाज, ये विश्वास है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर समझाता हूं। जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए कि मैं ठीक है सनातन हूं, मैं हिंदू हूं। मैं क्या हूं भैया जी? मैं हिंदू हूं। ये बात देखना। अब आप कहेंगे सर इतना एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्नों की प्रकृति ऐसी हो सकती है कि जहां पर पूछ लिया जाता है कि क्या सिखों का कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? क्या अघोरियों के द्वारा ठीक है शस्त्र यात्रा निकालना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी जब आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ोगे। तो जब मैं फंडामेंटल राइट में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहा हूँ, तब मैं यहीं से कोट करूंगा
इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, और इसलिए मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग बना रहा हूं इस टॉपिक को। ठीक है जी। अच्छा, अब ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो सनातन, ठीक है जो हिंदू है, तो ये इसका क्या हो गया भैया जी, ये इसका धर्म हो गया, इसका धर्म हो गया। अब ये जो व्यक्ति है जो सनातनी है, ठीक है, जिसका धर्म हिंदू है, ये मान के चलिए कि ये चामुंडा मैया की, चामुंडा देवी की आराधना करता है, आराधना करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये व्यक्ति जो है ये क्या करता है, ये चामुंडा देवी की आराधना करता है। ये चामुंड वाली मैया आपने सुनी होंगी, ये चामुंडा देवी, उनकी आराधना करता है ये व्यक्ति। अब आराधना करता है तो आराधना में उनकी स्तुति करता होगा, उनकी स्तुति के लिए मंत्र होंगे, बोल होंगे कि नहीं, मंत्र होंगे। उनकी स्तुति के लिए एक विशेष पूजा पद्धति होगी, पूजा पद्धति होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें क्या होगी भैया जी, ये सारी चीजें कहलाई उपासना वर्षित, उपासना वर्षित। जैसे मैं चामुंडा मैया के मंदिर में जाता हूं तो मैं जल चढ़ाता हूं, ठीक है ना, मैं मंत्र बोलता हूं, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। ठीक है, तो ये क्या है भैया जी, उपासना है, धर्म उपासना। अच्छा, अब आते हैं विश्वास। बात समझ में? विश्वास, जो विश्वास है, जो ये मेरा धर्म है, ठीक है, इस धर्म की संस्कृति, ठीक है, इसके धार्मिक रीति रिवाज, रीति रिवाज, इस धर्म के त्योहार, इस धर्म की मान्यताएं, ठीक है, ये भैया जी क्या हो गया, ये सारी चीजें क्या मिल गई, ये सारी चीजें विश्वास कहलाई, फेथ कहलाई, फेथ कहलाई। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें विश्वास कहलाई, सारी चीजें फेथ कहलाई। बस इतनी सी बात है। मैं हिंदू हूं तो मैं दिवाली को मनाता हूं, मैं हिंदू हूं तो मैं होली को मनाता हूं, ठीक है, चाहे कितना भी पानी खर्च हो जाए मैं खूब मनाऊंगा होली को, ठीक है, जो ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान दे, मैं दिवाली मनाऊंगा, ठीक है, चाहे कितना भी पोल्यूशन हो जाए, मैं पटाखे फोड़ूंगा, फोड़ूंगा तो फोड़ूंगा, मैं दीपक जलाऊंगा तो जलाऊंगा, चाहे कितना भी तेल फूक जाए। अरे बोलो, आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, मैं हिंदू हूं तो मैं रक्षाबंधन मनाऊंगा, चाहे मुझे अपनी बहन से राखी बंधवाने कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े, ठीक है, चाहे कितना भी ट्रैफिक क्यों ना लग जाए, ठीक है ना, कोई बोल के तो दिखाए, मुंह तोड़ दूंगा। तो कहने का आशय क्या है, ये क्या है भैया जी, विश्वास है। ठीक है, आज पहली बार इस क्लास के 99% बच्चों को यह क्लियर हुआ होगा कि धर्म, उपासना और विश्वास में क्या अंतर होता है, ये पहली बार क्लियर हुआ होगा, तो इसलिए पॉलिटी जरूरी है। अगर क्लियर हुआ तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। ठीक है, स्वतंत्रता देख ली हमने, अब हम न्याय पर आएंगे। चलिए, ठीक है जी, समझ में आया? तो ये हमने देखा, अरे हमें, ठीक है, 4 लेक्चर लग जाए यार,
हमें 4 लेक्चर लग जाए, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि जब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर आएंगे, फंडामेंटल राइट में, तो जहां पर मैं आपको बताऊंगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता जब मैं आपको समझाऊंगा आर्टिकल 25 में, तो आपको पता होगा कि धर्म क्या होता है, उपासना क्या होता है, विश्वास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं कि अगला जो आदर्श एवं उद्देश्य है वो है न्याय। ठीक है, जस्टिस, न्याय। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो अगला आदर्श एवं उद्देश्य है, हमारे संविधान का अगला आदर्श एवं उद्देश्य भैया जी क्या है, तो वो है न्याय, जस्टिस, न्याय। अब न्याय भैया जी कैसा, ठीक है, ध्यान रखना, न्याय कैसा, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, एवं राजनीतिक। ठीक है, अब देखो प्लीज, देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको तैयार होना पड़ेगा। चाय पी रहा हूं भैया, पानी नहीं पी रहा, तुम लोग ठंडी इतनी करवा देते हो चाय को। चलो हो गई भैया। ठीक है, आओ अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल है धार्मिक। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। देखो जब आर्थिक न्याय की बात कही जाएगी, तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना। ठीक है, जब कभी भी आर्थिक न्याय की बात कही जाएगी, तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या है भैया जी, आर्थिक न्याय का मतलब होगा कि समाज में ठीक है, आर्थिक समानता स्थापित करना, आर्थिक समानता स्थापित करना समाज में। ठीक है, समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना, आर्थिक समानता स्थापित करना। ठीक है, मेरी बात समझना, समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना। अब ठीक है, यहां पर आप लोग आओगे फटाफट से, ठीक है सब लोग। अब मैं यहां पर एक एक आर्टिकल का आपको जिक्र करूंगा। ठीक है, अब आर्थिक समानता स्थापित करना, आर्थिक समानता स्थापित करने का मतलब है कि गरीब और गरीब ना हो, अमीर और अमीर ना बने। तो ऐसी व्यवस्था करना कि गरीब और गरीब ना हो, अमीर और अमीर ना बने, तो गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटना। ठीक है, वो आर्थिक समानता होती है। क्या भैया जी, गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटना, अमीर के मध्य संतुलन स्थापित करना। ठीक है ना, और बेसिकली गैप कम करना। ठीक है ना, देखिए इसमें बोला गया है आर्थिक समानता में। ठीक है, अब यहां पर मैं एक आर्टिकल का जिक्र करूंगा फटाफट से, आर्टिकल 38 क्लॉज 2। ठीक है, इस आर्टिकल का मैं जिक्र करूंगा, आर्टिकल 38 क्लॉज 2। क्लॉज 2, और इसमें क्या है, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना इसमें बोला गया है। क्या भैया जी, आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना, आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। अवसर की असमानता को समाप्त करना। समाप्त करना। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, आय की, सुविधा की और अवसरों की असमानता समाप्त करना, मतलब ये आर्थिक समानता के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भैया जी हमारा जो टैक्स स्लेब है, ठीक है, मतलब वर्तमान में जो हमारा करारोपण सिद्धांत है, हिंदी में लिखेंगे टैक्स स्लेब, करारोपण सिद्धांत है, वो आर्थिक समानता ही स्थापित करता है। ठीक है, तो वर्तमान में ये जो हमारा करारोपण सिद्धांत है, वर्तमान में हमारा करारोपण सिद्धांत आर्थिक समानता स्थापित करता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे। ठीक है, तो वर्तमान में हमारा करारोपण सिद्धांत आर्थिक समानता कैसे स्थापित करता है, ये मैं आपको बताता हूं, तो प्लीज यहां पर आप आना। ठीक है ना, और यहां पर समझना कि जो वर्तमान में हमारा टैक्स स्लेब सिस्टम है या टैक्सेशन सिस्टम है, वो कैसे आर्थिक समानता स्थापित करता है।
तो इस प्रकार के टैक्स सिस्टम को जो हमारा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव बोलेंगे, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चलो ठीक है। तो जो वर्तमान में हमारा टैक्स सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वो इस तरह से है कि अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए तक है या उससे कम है, तो ठीक है, जो आपका आयकर है वो शून्य होगा। ठीक है, ठीक है, आपसे बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपसे 2.5% इनकम टैक्स लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है, वर्तमान में क्या टैक्स स्लैब है मुझे नहीं पता। बात समझ में आ रही है? तो वर्तमान में क्या है सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये क्या है भैया जी, अगर आपकी आय 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपसे 7.5% टैक्स लिया जाएगा, 7.5% इनकम टैक्स लिया जाएगा। तो ये जो करारोपण सिद्धांत है ये यही तो कर रहा है कि जो जितना ज्यादा अमीर है उससे उतना ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो ये गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम कर रहा है, ये आर्थिक समानता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अब आर्थिक समानता में केवल यही नहीं है बेटा, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सारी योजनाएं, सरकार द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाएं, संचालित बहुत सारी योजनाएं हैं जो आर्थिक समानता स्थापित करती हैं। खासकर मेरे प्यारे बच्चे, सरकार के द्वारा जितनी भी बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा जितनी भी रोजगार योजना चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा जितनी भी सब्सिडी वाली योजना चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा जितनी भी आवास परियोजनाएं या आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी की सारी योजनाएं क्या करती हैं? आर्थिक समानता को तो स्थापित करती हैं। अब सामाजिक समानता पर आओ। देखो सामाजिक समानता में, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है? कई सारे बच्चे सामाजिक समानता, तो मैं इसको समझाता हूं। सामाजिक समानता का मतलब होता है बेटा कि जो हमारे समाज का जो वंचित वर्ग है, ठीक है, हमारे समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है सर? वंचित और शोषित वर्ग को मुख्य धारा में लाना, वंचित और शोषित वर्ग को मुख्य धारा में लाना, वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा में लाना, इसके लिए सरकार प्रयास करती है बेटा। समाज के वंचित और शोषित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है बच्चे, बहुत सारे प्रयास करती है सरकार, जिससे कि ये वंचित और शोषित वर्ग मुख्य धारा में लाए जा सके, जो मुख्य धारा से कटा चटा है बेचारा। तो इसके लिए सरकार ने, ठीक है, सबसे पहला प्रावधान आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में किया है। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल किसमें है? 15 क्लॉज 3 में, जहां पर महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। आप लिख लेना, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 लिखो, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, इतनी जगह नहीं है। क्लियर है? और ये मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग करवा दे रहा हूं इसको कि कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से आए, और भविष्य में अगर पीसीएस भी देने का मन हो जाए ना दरोगा बन जाने के बाद, तो भी दे लेना। ठीक है, कोई कॉपी पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को विशेष प्रावधान। 15 क्लॉज 4, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को विशेष प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल। ठीक है बेटा, सेल बीक हो गए थे, है ना? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5,
आर्टिकल 15, तो ये लिख लिया आर्टिकल 15 क्लॉज 4, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग को लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, इसमें महिला और बच्चे में लिख देता हूं, इसमें महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। बेटा जगह नहीं बचेगी, ठीक, बिना बातें घिसण में हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। 15 क्लॉज 4 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान। और 15 क्लॉज 5 में आप लिखेंगे, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। किसमें? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। 15 क्लॉज 5 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। और ये जो 15 क्लॉज 6 है, 15 क्लॉज 6 बेटा, ये आर्थिक न्याय से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थिक न्याय से संबंधित है 15 क्लॉज 6, आर्थिक न्याय। इसमें ही तो है 15 क्लॉज 6 में क्या बेटा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसी तरह से जो सामाजिक न्याय देने की बात कही गई है वो आर्टिकल 16 में भी की गई है। किसमें? आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, ठीक है, आरक्षण शब्द की बात कही गई, आरक्षण शब्द की बात कही गई है। किसकी? आरक्षण की। ठीक है, तो वो सामाजिक न्याय है आपका आरक्षण, कि जो समाज के, ठीक है, वंचित और शोषित वर्ग हैं, समाज के वंचित और शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। किसमें? मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, वहीं अगर मैं राजनीतिक न्याय की बात करूं तो राजनीतिक न्याय में जैसे आप पंचायतों में देखो, आप किसमें? पंचायतों में देखो, पंचायतों में आप देखेंगे SC, ST और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है, जिससे कि वो पंचायतों का चुनाव लड़ सके। अरे बोलो यार, है कि नहीं? महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है, राजनीतिक न्याय है। और अभी अभी लोकसभा में, आपको भी पता है बच्चे, महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी विधेयक भी पारित हो गया। महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण संबंधी बेटा विधेयक भी प्रस्तुत पास हो गया है, पारित हो गया है। बिल्कुल करंट की घटना है। ठीक है, तो ये क्या है? राजनीतिक न्याय है, जिससे कि उन्हें राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में लाया जा सके। ठीक है, उनको राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में लाया जा सके, उनको सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाया जा सके, और उनको आर्थिक रूप से मुख्य धारा में लाया जा सके। तो यही है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मैं इसके 20 एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, लेकिन आपको आइडिया लग चुका होगा कि जी हाँ, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो न्याय हो गया। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अभी जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ना मेरे प्यारे बच्चे, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रतिष्ठा अवसर की समानता, एकता और अखंडता के बारे में बात करेंगे, और बंधुता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एकता और बंधुता में क्या अंतर होता है, एकता और भाईचारे में क्या अंतर है, आप में से अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता होगा। अखंडता का क्या मतलब है ये भी नहीं। और कल ही हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना जी हाँ, चलिए।